स्टूडेंट्स, कल हमारा रिवीजन खत्म हो गया था, इसलिए ये है क्वेश्चन की वीडियो जिसमें मैंने मोस्टली केस स्टडीज कवर अप करने की कोशिश की है और यही चाहूंगी कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो ये चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन था कि एक डायरेक्टर था किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मैन्युफैक्चर करते थे कंप्यूटर्स और वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते थे, यानी कि उनका टारगेट क्या था, सेल्स को डबल करना। ठीक है, उसके बाद और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सेल्स मैनेजर को और सेल्स मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो सेल्स कैसे इंक्रीज करे या उस पर क्या डिसीजन ले सके। मतलब प्रॉपर अथॉरिटी किसके पास थी, आपके डायरेक्टर के पास, लेकिन उसने सेल्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यानी कि अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिले होता है और वो अपना काम टारगेट पे नहीं कर पाया। यानी कि इस एग्जाम्पल में या इस केस स्टडी में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, वो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फ्यूल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब ये देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बोल रहा है, मतलब FW टेलर का। Taylor emphasizes that there should be equal division of work and responsibility between workers and management. Management should work side by side with workers, helping and smoothing the way for them. Identify करना है हमें प्रिंसिपल कौन सा था और एक्सप्लेन करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा वो प्रिंसिपल था जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स को गो हैंड इन हैंड चलना था। मतलब अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में भी सोचना है। वो था हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे स्कूल में हमने ऑब्जर्व किया कि बुक्स को रखा जाता है ऑफिस में, चॉक्स को लाइब्रेरी में, ऑफिस रिकॉर्ड को स्टाफ रूम में। अब मेरे को ये बताना है कि क्या स्कूल का ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैनेजमेंट किस चीज में लैक कर रहा है और एज अ मैनेजर उसको क्या चीजें ऑप्ट करनी चाहिए जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा वो प्रिंसिपल था, फ्यूल का था या टेलर का था, जिसमें वो कहते हैं कि सारी चीजों को जगह पे होना चाहिए, एज सिस्टमैटिक इट शुड बी। ऑर्डर फ्यूल का प्रिंसिपल था, मतलब यहाँ पे ऑर्डर की बात की है और मैनेजमेंट इसी चीज में लैक कर रहा है। दे आर लैकिंग इन ऑर्गेनाइजिंग की, क्योंकि वो प्रॉपर प्लेस में प्रॉपर चीजें नहीं रख पा रहा है और उनको वो चीज फॉलो करके बहुत एफिशिएंटली काम करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। हमारे फोर्थ क्वेश्चन का ट्रिक ऐसा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल आपके कवर अप करना चाहती थी, तो मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि कौन कौन से प्रिंसिपल कहाँ वायलेट हो रहे हैं आपको ये बताने। जब आप ये समझ जाओगे तो आप उनको एक्सप्लेन भी कर दोगे। और याद रखना एक चीज, जब आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, उसके पॉजिटिव और एडवर्स इफेक्ट दोनों ही लिखने हैं एग्जाम में। जब तक क्वेश्चन पूछ ना रहा हो कि सिर्फ पॉजिटिव लिखो या सिर्फ नेगेटिव लिखो, ये चीज याद रखनी है आपने। मैं एक बार रिमाइंड और करा दूंगी एट द एंड ऑफ दिस video. Let's start with the A part. When no division of the company has a separate plan of action, यानी कि जब कंपनी में कोई भी सेपरेट प्लान नहीं होता एक्शन के लिए, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, फ्यूल का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कि कहता था वन हेड वन प्लान, हर एक हेड का हर एक प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट, एक सेल्स मैनेजर is not given the right to discount the buyer necessary to conclude a larger sales contract which will be profitable for the company। यानी कि एक सेल्स मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं थी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सेल्स इंक्रीज करनी है, लेकिन उसको एक डिस्काउंट नहीं देने दिया, अल्टीमेटली जिसका फायदा सिर्फ कंपनी को ही हो रहा था। कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। समझ आ गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। When a subordinate receives order from two superiors, मतलब समझ पढ़ते ही समझ गए, दो सुपीरियर का नाम आ गया, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होगा, यूनिटी ऑफ
command. One boss, one subordinate. D. When a manager awards contract for supply of raw material to a particular party which happens to be owned by his relative. अब कुछ कुछ याद आ रहा है पढ़ते पढ़ते। मेरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, मैनेजर था एक, उसने एक पार्टी को एक ऑर्डर दिया था जो कि उसके रिलेटिव ही थे। अब उसने क्या किया, और किसी पार्टी को नहीं दिया जो कि कम पैसों में दे रहा था सामान। यानी कि मान लो कि अगर मैनेजर की मैं रिलेटिव हूँ, आई एम सेलिंग अ यूनिट इन ₹100 और दूसरी पार्टी वो ₹80 में सेल करी है वो यूनिट, लेकिन उसने उसको ना देकर मेरे को दिया है। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। यानी कि आप एक बंदे के लिए सबको नुकसान नहीं दे सकते हो। समझ आ गया? अब नेक्स्ट पार्ट, E. When a subordinate actually contacts higher authorities in a company by passing his or her immediate superior. ये चेन याद आ रही है? हर एक सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर को पास करते हुए हायर अथॉरिटी से बात करनी थी। कौन सा था? स्केलर चेन। F. When the tools or raw materials are not found at the right place in the company, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? ऑर्डर, क्योंकि हमें ऑर्डर ही बताता है कि हमें हर चीज ठिकाने पे रखनी, यानी कि उसकी सही जगह पे हर चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, when the employee is given responsibility to achieve target production of 500 units with no authority to access over raw materials, इसका मतलब ये है कि बिना रॉ मटेरियल के एक्सेस के बिना ही उसको अपने रॉ मटेरियल्स का परचेज बढ़ाना था या कम करना था। अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यही लगेगा और तो कोई लग नहीं सकता। अब एच पे आते हैं। एच है लास्ट पार्ट, when the manager grants 1 month medical leave to a superior with pay and only 1 week medical leave to accountant, यानी कि एक मैनेजर क्या करता है, 1 महीने की मेडिकल लीव देता है एक सुपीरियर को पे के साथ, लेकिन 1 वीक की सिर्फ लीव देता है अकाउंटेंट को। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? इक्विटी, क्योंकि हर एम्प्लॉय को हमें इक्वल ट्रीट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटेंट हो तो आपको लीव कम मिलेगी, आप सुपीरियर हो आपको लीव ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए उसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया है? इक्विटी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब पहले हमने फ्यूल के प्रिंसिपल देखे थे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो क्या पूछ रहा है। वायलेट पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए या फॉलो किए गए, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है। हमारे 4th क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कौन से प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं, यानी कि फॉलो नहीं हो रहे। अब 5th में हमें FW टेलर की टेक्निक्स बतानी कि कौन कौन सी होती हैं बतानी है, नहीं होती वाली नहीं बतानी है। पहला है when many specialists supervise each worker, यानी कि एक वर्कर के ऊपर काफी सारे लोग होते हैं। कौन सा होता है वो? फंक्शनल फोरमैनशिप। करेक्ट, हमारे 8 फोरमैन होते हैं एक सिंगल वर्कर के ऊपर। बी, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, इसका मतलब ये कि कितना टाइम लगेगा एक एम को पूरा करने के लिए। कौन बताता है? टाइम स्टडी। सी, गिविंग वेरिएबल वेजेस टू वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे वेजेस कौन देता है? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डी, when uniformity is introduced in materials, machines, tools, methods of work and working conditions after due research, यानी एक आप
टारगेट सेट कर देते हो, यार एक आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हो हर एक चीज का, वो कौन सा टेक्निक होती है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। उसी में तो हम एक बार सेट करते हैं ना कि हाँ इस लेवल तक हमें पहुंचना ही पहुंचना है। फिर है टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू डू द जॉब, ऑब्वियस मेथड स्टडी। F, change in the attitude of workers and management towards one another from competition to cooperation, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच के एटीट्यूड में चेंज आना, कंपटीशन से कॉपरेशन पे आना। कौन सा है? मेंटल रेवोल्यूशन। ये याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 1 मार्क में ये पूछ लेते हैं, F वाला पॉइंट कह रही हूं। फिर 6th क्वेश्चन है आपका कि टेलर की टेक्निक्स बतानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं, और सपोर्ट करना हमें रीजंस के साथ। इसमें सारी टेक्निक्स जो होती हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं सिवाय 2 को, एक्सेप्ट 2, और वो होती है फंक्शनल फोरमैनशिप और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्योंकि ये कुछ ही कंपनीज या कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन ही फॉलो कर पाती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन ये दो टेक्निक्स फॉलो नहीं करती हैं, इसीलिए बाकी सारी टेक्निक्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सिवाय इन दोनों को छोड़ के। 7th में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ नेचर बताना है, यानी कि फीचर्स बताने की वो कंटिजेंट है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरेबल है, बस यही बताना है। फिर 8th में है एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 5 रीजंस व्हाई अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी। इसमें हमें बताने थे फीचर्स 7th में, और 8th में हमें बतानी है उसकी इंपॉर्टेंस। देन 9th, उसमें आपको बोला है कि टेलर की कौन सी टेक्निक है जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग अलग रखती है। अगर याद हो, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, सही बोले, फंक्शनल फोरमैनशिप वही तो होती है ना हमारी, जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग रखती है। देन लास्ट 10th पॉइंट, सोने लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक कंपनी थी, उन्होंने एक बिजनेस में एंगेज थे जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और उनको हाथों हाथ काफी अच्छा ऑर्डर मिल गया था, तो उनको ना वो ऑर्डर पूरा करने के लिए अपने वर्कर्स को ओवर टाइम करवाना पड़ रहा था, और ओवर टाइम कराने के लिए काफी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, जैसे कि वर्कर्स सुन नहीं रहे थे, उनकी इनडिसिप्लिन हो गए थे, टीम वर्क की कमी थी, हार्मनी की कमी थी। कौन कौन से प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे फ्यूल के? वो प्रिंसिपल्स है, पहला डिसिप्लिन, और दूसरा स्पिरिट दी कॉर्प्स, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, यानी कि 10 केस स्टडीज जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने बनाई थी। ऐसी बहुत सी केस स्टडीज होंगी, लेकिन सारी की सारी ऐसी ही होंगी जैसी मैंने आपके साथ आज डिस्कस की। आप कोई भी नई चीज नहीं लेके आओगे इसमें, मतलब कोई भी नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना है। दूसरी चीज, पॉइंट्स में अपने आंसर लिखने हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स अच्छे से लिखने हैं, एडवर्स इफेक्ट्स अच्छे से बताने, और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही कोई आंसर देना है। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can. Thank you.